हेलो एवरीवन। तो आज के जो एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे नावल के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी हेडिंग है द एनाटमी ऑफ अ नावल। इस एज पिक्चर में आप इतने ज़्यादा एलिमेंट्स एक नावल के बारे में सीख सकते हैं जो कॉन्सेप्चुअली आपको हमेशा याद भी रहेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हो लिटरेचर के या आप क्राफ्ट करना चाहते हो, कुछ कहानी लिखना चाहते हो, तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। नावल क्या है? एक फॉर्म है लिटरेचर की। जैसे किताब के अंदर कहानियों की मुख्तलिफ़ किस्में आती हैं, उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं जो कहानी में मतलब लेंथ वाइज शॉर्ट होती हैं। नावल थोड़ा लेंथी होता है और इसमें कहानी किस तरह की होती है हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन शॉर्ट नहीं होती, लंबी होती है फॉर्मेट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। So first of all we will deconstruct the art of long form storytelling. So इसकी deconstruction करते हैं। इमेजिन करें ये एक नावल आपके पास पड़ा हुआ है, किताब है, ठीक है, कहानी है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? एक तो आप जनरली जैसे पढ़ते हो ना कि कहानी में एक हीरो था, एक हीरोइन थी, एक उसका प्रोटैगनिस्ट था, कोई विलन था और उनके रास्ते में मुश्किलात पैदा की और ये सारी कहानी चलते चलते एंड पे या तो मिल गए या तो अलहदा हो गए। ये तो जनरल एक आम इंसान कहानी पढ़ता है तो उसके जहन में ये मैप आता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर या जब आप इसको अथॉरिटेटिवली या एक्सपर्ट लेवल पे इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है, डीकंस्ट्रक्शन होती है और बहुत कुछ सीखना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये ऊपर जहाँ पे ये फाउंडेशन के बिल्कुल साथ पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ से आप कहानी को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, आप जैसे ये एक बिल्डिंग है, एक नावल को एक बिल्डिंग की तरह देखें, पूरा कैसल है, ठीक है, ये इसकी स्टेयरवेज भी हैं, ये फ्रंट एंट्री भी है, ये ऊपर व्यू पॉइंट भी है, ये इसका टॉप भी है और यहाँ पे इसका बिल्कुल आपको सनसेट सारा कुछ मिल रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि कहानी किसके एंगल से आपको सुनाई जा रही है। सम टाइम ये होता है कि एक हीरो आपको कहानी सुना रहा होता है कि मैं उठा तो मैं एक जेल में था, ठीक है, मुझे बहुत से लोगों ने पकड़ा हुआ था और मैं वहाँ से भागना चाहता था। वो अपने एंगल से कहानी सुना रहे। फिर सम टाइम ये होता है एक नर्स होती है, वो देखती है कि हमारे हॉस्पिटल में एक हीरो आया और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, फिर उसकी ये कहानी हुई। या आप देखें एक दूसरे एंगल से कहानी सुनाई जा रही, वही कहानी होगी। इसको आप आसान वर्ड्स में इस तरह याद रखें जैसे फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी आर, इट आर, यू, दे। आप इस तरह इस चीज़ को जहन में रखें। फर्स्ट पर्सन नरेशन कैसे हो रही है, सेकंड पर्सन तुमने ये किया, उसने ये किया, वो वहाँ पे चला गया, ठीक है, फिर थर्ड पर्सन पे आ जाती है। इसी को हम यहाँ पे भी लिंक करेंगे, लेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये वही चीज़ है। तो ये बताती भी है कि हीरो के एंगल से जा रही है कहानी, विलन के एंगल से। और ओपनिंग सीन्स यहाँ से, जैसे ये बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं, मैं कहाँ पे, मतलब एक सुबह अर्ली मॉर्निंग थी और मैं वहाँ पे किसी गार्डन में बैठा हुआ था। वहाँ से जहाँ से आपकी कहानी, आपकी स्टोरी की पहली एपिसोड जैसे कैमरा शुरू होता है, ऑन होता है, उसको ओपनिंग सीन बोलते हैं। इंस्पिरेशन पॉइंट क्या है, मैं भी उसको किताब पढ़ने का शौक़ था। कहानी के अंदर कुछ भी होगा, ये इंस्पिरेशन पॉइंट, इन चीज़ों को सीखना है कि वो आपको आगे ले के कैसे जा रहे हैं। नैरेटिव बेस कैसी है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ तक उसकी रीच है, वो बात कर सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट होती है। अच्छी कहानी के लिए जितना बड़ा मसला होगा कहानी के अंदर वो उतनी अच्छी होगी। विलन जितना तगड़ा होगा या कॉन्फ्लिक्ट जितना अच्छा होगा, ये कहानी उतनी अच्छी जाएगी। मे भी रास्ते में कोई मुश्किलात हैं, ठीक है, या मौसम ख़राब हो गया है, सम टाइम नेचर भी इस तरह का विलन का कॉन्फ्लिक्ट का रोल प्ले करती है। एंड देन देयर इज़ द क्लाइमैक्स पीक। कहानी बिल्कुल टॉप पे जाके कैसे होती है, ठीक है, जब सारे एक्साइटमेंट आपके पास होती है कि व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, ये जो सवाल आपके पास आता है ये बताता है कि कहानी का क्लाइमैक्स चल रहा है। हाईएस्ट टेंशन, जब बिल्कुल आप सीट के एज पे बैठे हुए हो एंड देन यू आर लाइक, अब यहाँ तो बस आर या पार वाला सीन है, ठीक है, ब्रेक एंड मेक वाला सीन है, उसको बोलते हैं हाईएस्ट टेंशन। ठीक है, या तो हीरो जीत जाएगा या हार जाएगा या कुछ ट्रेजेडी हो जाएगी,
फिर आ जाती है रिजोल्यूशन एंड डिनाउमेंट। ये प्लॉट के अंदर से आपको समझ आएगी कहानी आहिस्ता आहिस्ता कैसे नीचे जाती है, बिल्कुल जैसे सूरज ऊपर गया एंड देन आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगता है, तो कहानी भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, टॉप पे जाती है जैसे आफ्टरनून टाइम होता है, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली शाम होती है। कहानी के अंदर भी इस तरह शाम होती है। देयर इज़ द प्लॉट ट्विस्ट, समटाइम कहानी के अंदर से प्लॉट ट्विस्ट होता है, कोई और आ जाता है, कहानी बदल जाती है। डायलॉग एंड कॉन्फ्लिक्ट, वो जो आपस में दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं उसको डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग मतलब मोनो, लॉग बोलने को बोलते हैं, मोनो एक को बोलते हैं। जब डाई आ गया दो दो बंदे आपस में जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बात कर रहे हैं, ठीक है। सब प्लॉट डिस्कवरी, अंदर छोटे से मतलब हीरो के दोस्त हैं उनकी कहानी भी चल रही होती है, हीरोइन की कहानी, उसकी मम्मा की कहानी चल रही होती है। सो उसको सब प्लॉट के तौर पर हम देखेंगे, जो ज़्यादा सेंट्रल स्टोरी पे इफ़ेक्ट तो नहीं करता लेकिन वो एग्जिस्ट भी करता है अपनी जगह पे। नैरेटिव पेस क्या है, कहानी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है जो सुनाने वाला है, या बहुत तेज़ सुना रहे, जैसे 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद जैसे लिखा हुआ आता है, या 10 साल गुजर गए, या 10 दिनों के बाद। तो आप देखें कहानी का पेस कितना स्लो है या कितना फास्ट है, फास्ट फॉरवर्ड कितना चल रहा है। एंड फाउंडेशनल बैकग्राउंड इज़ लाइक कि कहानी के अंदर कहानी को स्टार्ट करने के लिए उसकी जो फाउंडेशन बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गांव में हीरो रहता था, वहाँ पे वो बहुत ईमानदार था, ऑनेस्टी की वजह से मशहूर था, लेकिन हैंड टू माउथ सिचुएशन में रहता था, फाइनेंशियली इतना तगड़ा नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो ये उसकी कहानी बनाई जा रही है आसपास। गांव बहुत खूबसूरत था, ठीक है, ये सारे सेटअप बनाए जा रहे हैं ताकि पढ़ने वाले को उस कहानी के अंदर जाने में मज़ा आए और एक फाउंडेशन बने, उसके जहन में बने कहानी क्या जा रही है। आगे बाकी भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फाउंडेशन क्या है, थोड़ा सा हम समझते हैं कि प्रोज फिक्शन क्या होती है। इसे बोलते हैं रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिस्टेंट फ्रॉम वर्ड्स। आपने देखा होगा ना जो पैसेजेस में लिखा हुआ होता है, वर्ड्स तो पोएम्स में भी होते हैं या पोम्स में भी होते हैं, नज़मों के अंदर भी होते हैं, लेकिन जब आप पैसेजेस के फॉर्मेट में आप देखते हो, आम सी ज़बान में कहानी सुनाई जा रही होती है, उसको प्रोज बोलते हैं। तो ये प्रोज फिक्शन का पार्ट है। लेंथ वाइज टिपिकली इसकी मतलब 50,000 वर्ड्स, एक जनरल सा, ये नहीं है कि आपने स्केल लेके या वर्ड्स काउंट करके ही बैठ जाना है, लेकिन रफली इतने वर्ड्स, इतना लेंथी होता है। अलाउज फॉर द टोटलिटी ऑफ लाइफ, इसमें ये होता है जब आप कहानी के अंदर जाते हो सही डेप्थ के अंदर से जैसे निकल रहे होते हैं। शॉर्ट स्टोरी तो ये होती है जल्दी गुजरती है ना, लेकिन नावल जो आपको बिल्कुल डीप डाउन जैसे अंदर से लेके जा रहा होता है कि उस कैरेक्टर के साथ ऐसे हुआ, फलां मौसम ऐसा था, ठीक है, फलां कैरेक्टर ने इस तरह रिएक्ट किया, तो ये सारा कुछ अंदर चल रहा होता है। सो उसको हम डीप इमर्जन कहते हैं। इंटीमेसी होती है इसके अंदर, अ प्राइवेट एक्सपीरियंस बिटवीन ऑथर एंड रीडर। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे ऑथर आप खुद ही हो, ठीक है, कहानी आप पढ़ते हुए आप ख़ुद को ऑथर फील कर रहे होते हो, क्योंकि आप उसकी तरह हर जगह पहुँचे जा रहे हो, हर एक के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो भी आप देख रहे हो। तो एक कनेक्शन सा आपका ऑथर के साथ डेवलप हो रहा है। फिर इसमें आते हैं दो चीज़ें आती हैं, रियलिज्म वर्सेस रोमांस, डिपिक्ट्स द रियलिस्टिक स्टेट ऑफ सोसाइटी रादर देन जस्ट मार्वलस इंसिडेंट्स। सो अक्सर ये होता है, नॉवल मोस्टली ऐसे होते हैं, ये नहीं है, रोमांस भी होते हैं बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मैं से डिसएग्री करता हूँ। तो मतलब सोसाइटी के अंदर रियलिस्टिक जो रियलिज़म होता है, असल में क्या हो रहा है, सोसाइटी को मिरर कर रहा होता है, तो नावल में ये खूबसूरती होती है। नावल की एटिमोलॉजी मतलब ये आया कहाँ से, अगर हम नावल को नोवेला, असल में पहले वर्ड था इटालियन, वहाँ से निकला है, और न्यू के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, शॉर्ट स्टोरी के लिए इस्तेमाल होता था एक टाइम पे। सो नोवेला जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्मेट है, नावल इससे भी लेंथी है, लेकिन तकरीबन दोनों का जो स्ट्रेटजी बिल्डिंग है ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पे आप देखें, ये दुनिया का फर्स्ट साइकोलॉजिकल नावल है जापान का 11th सेंचुरी में, द टेल ऑफ केंची। इसी तरह एक और एग्जांपल है 17th सेंचुरी में, स्पेन से मिलती है, डॉन क्योटे, और ये भी बहुत अच्छा है, सर्वेंटीज़ की, ये सेटायर है।
देन 18th सेंचुरी का एक बहुत अच्छा नावल है जिसे इंग्लिश नावल है, और ये आ गया राइज ऑफ द मिडिल एंड द क्लास एंड द प्रिंट टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द मॉडर्न नावल, जैसे डेफो या रिचर्डसन। सो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, द टेल ऑफ गेंजी, डॉन क्योटे और बाकी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये ब्लू प्रिंट है नावल के अंदर का। आपने ब्लू प्रिंट भी सीखना है कि नावल के 5 बड़े एलिमेंट्स हैं। ये आपको क्वेश्चंस में भी आएगा, आपके मतलब एग्जाम्स में भी आएगा, और इनफैक्ट जब आप नावल की ट्रीटमेंट खुद भी अगर लिखना शुरू करते हैं तो मैं दोनों प्रोसेस से आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने लिटरेचर पढ़ा भी है प्रोफेशनली, उसको एजुकेशनल मेरा बैकग्राउंड भी, एंड एट द सेम टाइम मैं एक नावलिस्ट भी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आपको दोनों एंड से सिखाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले आता है प्लॉट। प्लॉट ये है कि इवेंट्स का आपने स्ट्रक्चर कैसे की हुई है, ठीक है। पहले ये हुआ इंसिडेंट, फिर ये दूसरा इंसिडेंट हुआ, फिर तीसरा इंसिडेंट हुआ। तो वो जिस तरह आप बिल्डिंग कर रहे हैं ना, एक ब्लॉक के साथ दूसरा लगा रहे हैं, तीसरा ब्लॉक लगा रहे हैं, तो कहानी को भी ऐसे समझें कि एक सीन के बाद जो दूसरा सीन आ रहा है फिर तीसरा आ रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम प्लॉट कहते हैं। ये आगे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी जनरली आपने ये जहन में रखना है कि ये इसके 5 बिग एलिमेंट्स हैं। सेटिंग, जिसे हम टाइम एंड प्लेस कहते हैं, कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 2025 का टाइम है, प्लेस लगा दें आप स्पेन के अंदर कोई सिटी है, तो ये आ गई उसकी सेटिंग, स्पेन में 2025। सो ये इसकी सेटिंग है। मूविंग ऑन टू द थीम, कहानी के अंदर मैसेज क्या है, ऑथर क्या कहना चाहता है, उसका मरकज़ी ख़याल क्या है, रिवेंज है, लव है, करेज है, ओडेसिटी है, कुछ भी है वो हम आगे सीखेंगे। कहानी जिस ख़याल के मरकज़ पे घूम रही होती है उसको हम कहते हैं। एंड देन देर इज़ दिस कैरेक्टर्स ऑब्वियसली बात है, इनको एजेंट्स बोलते हैं, मतलब वो सारे कहानी के अंदर जो किरदार होते हैं ना उनको कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये एक और एलिमेंट है, इनके बगैर कहानी कैसे होगी आप मुझे बताएं। कैरेक्टर हैं तो कहानी डेवलप होती है, हीरो है, विलन है, और बाकी कैरेक्टर्स हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट है, द स्ट्रगल, द वाई, मतलब कहानी तो हीरो एक जा रहा था ख़जाने की तलाश में, ठीक है, रास्ते में क्या डिफ़िकल्टी आई उसके लिए, शार्प बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, या किसी इंसान ने आपको रोक दिया, या वहाँ पे मतलब कोई आपके अंदर का कोई खौफ था। सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो रास्ते में जो उसकी ब्रेक बन रही है ना उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, राइट। सो दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स विच यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। वन इज़ द प्लॉट, द सेकेंड वन इज़ द सेटिंग, द थर्ड वन इज़ द थीम, द फोर्थ वन इज़ द कैरेक्टर, एंड द लास्ट वन इज़ द कॉन्फ्लिक्ट, राइट। एंड देन देर इज़ प्लॉट आर्किटेक्चर। सो फ्रेटेक्स पिरामिड है, इसको हम सीखेंगे, और ये बहुत आसान है, इस डायग्राम के साथ आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। ये पिरामिड है जैसे एहराम मिस्र इजिप्ट में होते हैं, इससे आपको कहानी समझ आ जाएगी। शुरू में कहानी में हीरो बताते हैं, स्पेन है, सर्दियों का टाइम है, ठीक है, तो इसको एक्सपोजिशन बोलते हैं, जहाँ पे सारा इंट्रोडक्शन हो रहा है, टाइम बताया जा रहा है, हीरो का बताया जा रहा है, सिचुएशन बताई जा रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेंशन बताई जा रही है कि हीरो में भी बहुत ज़्यादा पुअर है और उसको ख़जाने की तलाश है, और में भी उसको उसके घर से निकाल दिया जाए, ठीक है, जो प्रॉपर्टी उसका रेंट नहीं दे पा रहा। सो ये प्लॉट के अंदर टेंशन बिल्ट हो रही है। फिर उसको पता चलता है कि ऊपर एक पहाड़ी पे ख़जाना है, वो उसके लिए रीच करेगा तो वो सब कुछ जीत जाएगा, उसको घर भी मिल जाएगा, और वो अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहे। सो जब वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंचता है जहाँ पे वापसी का रास्ता नहीं है, ठीक है, उसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं। मे भी वो ख़जाने के पास पहुंच गया और एक बहुत बड़ा सांप है जो उसके रास्ते में डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है, या जंगल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा और उसको भूख लगी हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता जब ख़जाने के करीब पहुंचते हैं और ख़जाना विन कर रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं फॉलिंग एक्शन। आहिस्ता आहिस्ता जब आप पढ़ते हैं रिलैक्स हो रहे होते हैं कहानी के अंदर, चलो हीरो पहुंचने वाला है, जीतने वाला है, वो जो आपके अंदर फीलिंग आती है उस टाइम को हम कहते हैं फॉलिंग एक्शन। एंड देन द फाइनल इज़ द डिनोमेंट, रिजोल्यूशन भी इसको बोलते हैं, जब कहानी बिल्कुल हीरो के फेवर में हो जाती है, उसके अगेंस्ट हो जाती है, या कहानी एंड हो जाती है, आसान अल्फाज में। सो हीरो जहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया स्पेन में था, 2026 में था,
फिर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और उसको एक ख़जाना नज़र आया, उसको मिल गया, लेकिन वहाँ पे लड़ाई हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वो विन करने लगा एंड देन फाइनली वो जीत गया और वो अमीर हो गया। ये एक जनरल, हर कहानी का अपना अपना डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऐसे ही बिल्ट होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन इनसाइट, प्लॉट इज़ नॉट जस्ट स्टफ हैपनिंग। ये नहीं है कि बस ये हुआ कहानी में तो फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया। इट इज़ अ डिज़ाइंड स्ट्रक्चर ऑफ कैजुअलिटी एंड टेंशन। इसके पीछे पूरे दिमाग चल रहा है, डिज़ाइन स्ट्रक्चर है कि आपको पता है कि कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे हीरो के पास पैसा नहीं था तो तभी वो खजाने के लिए गया, तभी उसने बर्फ़ में गया, तभी वो जंगल में गया, और वहाँ पे वो भूखा भी इस वजह से हुआ कि वो उसके पास सामान ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, फिर वो आगे जंगल में फंसा भी। तो आप देख रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है यहाँ पे, राइट। सो ये इस पॉइंट को ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ डिज़ाइंड स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट द स्टफ हैपनिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द इमोशनल डाटा। सो रेजेस टू रिचेस, जैसे गरीब से अमीर होते हैं, सिंड्रेला की स्टोरी में आप देखेंगे तो इस तरह उठता है स्टोरी आपको। या अगर आप नहीं जीत पाते हो कहानी के एंड पे तो फिर वो फॉल करता है। मैन इन अ होल, ठीक है, इसमें यही होता है कि गुड से फिर करते करते फिनिश पे भी गुड हो जाती है और साथ साथ टाइम भी चल रहा होता है। ये बाकी ये तीन जो हैं मतलब अहम कहानियों की एग्जांपल दी गई है, ठीक है, सिंड्रेला की होगी, एडिपस की होगी। तो इन सब के अंदर आप देखें इमोशनल डाटा कैसे है, स्टार्ट में कैसा है और फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, स्टार्ट में बहुत एक्साइटमेंट है लेकिन एंड पे सैडनेस है। सो मुख्तलिफ कहानियों का मुख्तलिफ इमोशनल डाटा है। नाउ द इंजन, कैरेक्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो कैरेक्टर पहले समझ लें, कैरेक्टराइजेशन क्या होती है। प्रोटैगनिस्ट, इसको आसान अल्फाज में हीरो जिसको बोलते हैं, जिसके इर्द गिर्द कहानी चलती है, लेकिन इसको जहन में ये भी रखिए कि इट्स नॉट ऑलवेज द हीरो। पास्ट में यही होता था कि प्रोटैगनिस्ट जो हीरो होता था, बट अब ये है कि कोई भी, वो विलन भी हो सकता है, वो एक बैड पर्सन भी हो सकता है, वो एक आम सा इंसान हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी में जो सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है, जिसके आसपास कहानी सेंट्रलाइज कर रही है, तो वो सेंट्रल जो कैरेक्टर है उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। फिर आगे इंटैगनिस्ट, ये उसका उलट होता है, वो इंसान भी हो सकता है हीरो के रास्ते में, जैसे हर जगह पे मुश्किल पैदा करने वाला, वो बहुत से लोग भी हो सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है। फिर नेचर भी हो सकती है, जैसे हमने स्नो की बात की, और वो खुद भी हो सकता है अंदर कुछ उसके अंदर बुराई हो, या वो उसके अंदर एक झिझक हो, वो डर रहा हो, हेसिटेशन हो, तो उसको भी हम इंटैगनिस्ट कह सकते हैं उसके अंदर ही। एंड देन द डेवलपमेंट इज़ फ्लैट वर्सेस राउंड। फ्लैट वो है जो सारी कहानी में शुरू से लेकर आपको आखिर तक एक ही इंसान नज़र आएगा। राउंड वो है कि मैं भी वो शुरू में बहुत बुरा था फिर अच्छा इंसान बन गया। राउंड वो है जो शायद शुरू में बहुत अच्छा था फिर बाद में बुरा इंसान बन गया। जिसके कैरेक्टर में चेंज आएगी उसको हम राउंड कैरेक्टर कहेंगे, जिसका कैरेक्टर सेम रहेगा उसको हम फ्लैट कैरेक्टर कहेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स की टाइप्स क्या होती हैं, द फ्यूल होता है ये ख़ास तौर पे, कहानी चलती इसी की वजह से। इंटरनल क्या होता है, समटाइम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको डर होता है, खौफ होता है, आपके अंदर की कोई कमज़ोरी होती है, आप सही से, जैसे आपकी आवाज़ सही से नहीं निकलती, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेक करता है, ये आपका एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। या जैसे ट्रॉय की कहानी में उसके पाँव में मसला है, वहाँ पे उसकी जान सारी जो है उसको वहाँ पे मारा जा सकता है, हमाशिया जिसको बोलते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इंटरनली डर के मारे। देन देर इज़ एक्सटर्नल, पर्सन वर्सेस पर्सनल, ठीक है। दो इंसानों के दरमियान, हीरो और विलन के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, हीरो कहता है कि मैं फ़लाँ लड़की से शादी करूँगा, विलन कहता है मैं आई वॉन्ट लेट यू डू दिस। सो उसके रास्ते में एक दीवार जो बना हुआ है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल सेक। फिर एग्ज़ाम्पल हम एक और भी हो सकती है कि एक्सटर्नल पर्सन वर्सेस नेचर, जैसे हमने कहा कि कोई सैलाब आ जाता है, राइट, या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, तो जो नेचर रास्ते में मुश्किलात पैदा करती है उसको हम कहते हैं। देन देयर इज़ द एक्सटर्नल पर्सन वर्सेस द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी जैसे आपका ख़िलाफ़ है। जैसे एक कहानी थी, मतलब बॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी भी है, जिसमें वो उसने पूरे पहाड़ के अंदर से रास्ता बनाना है, ठीक है, सारी सोसाइटी उसके ख़िलाफ़ कि पागलों की तरह क्यों कर रहा है,
ठीक है, या वो कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे जाके कर रहा है जिस पे लोग उसके साथ नहीं, वो अकेला है और सोसाइटी उसके अगेंस्ट है, उसको हम पर्सन वर्सेस सोसाइटी बोलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर वन की इनसाइट, द इंटरेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स द सेंट्रल इफेक्ट ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंदर आपको जो असर पड़ रहा है ना, वो क्या होता है, जब कोई मुश्किल का, कोई भी डिफ़िकल्टी, जिस तरह के हमने 4 जिक्र किए हैं, इनकी कैरेक्टर के साथ आमना सामना होता है, मेरा खौफ या स्नो का सामने आना, या रास्ते बंद हो जाना, या विलन का आमना सामना होना, तो उससे कहानी में असल माहौल बनता है। लेंस, इस पे हमने पहले भी जैसे बात की थी, पॉइंट ऑफ व्यू होता है और ये आसान है। देखें, फर्स्ट पर्सन एक बताता है मैं यहाँ पे गया, मैंने गाड़ी में बैठा, मैं सफ़र किया और मैं आप देखें आए पूरी कहानी में चल रहा होगा, उसको हम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कैचर इन द राई, तो इसमें सारा जो है कैन बी अनरिलायबल, लेकिन फर्स्ट पर्सन एक मैं की कहानी सुना रहा है, मैंने इसे किया। थर्ड पर्सन ही शी हो सकता है, एक्सटर्नल बट tethered to one character's consciousness. We know their thoughts but not others. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि फलां एक नाम ले लेते हैं, आदिल था, आदिल गाड़ी में बैठा, आदिल दुकान पे गया, दुकान बंद थी तो उसने दुकान को तोड़ दिया, ट्रेसपास किया, अंदर चला गया। तो ये हम उसके पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, थर्ड पर्सन जैसे बता रहा होता है। नॉर्मली इसका ये फ़ायदा होता है, बड़ी न्यूट्रल टोन लगती है। फर्स्ट पर्सन में लगता है कि आप थोड़ा सा बाइस्ड होके जैसे सुना रहे हो, लगता है कि आप मैं खुद अपनी कहानी सुना रहा हूँ। देन देयर इज़ थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। ये बिल्कुल ऐसे देखें, खुदा हर जगह पे मौजूद है ना, तो कैरेक्टर का हीरो जो सुनाने वाला है वो हर कैरेक्टर के अंदर भी घुसा हुआ है। वो थोड़ी देर पहले ही मतलब एक हीरो की कहानी के अंदर था, फिर जो है विलन की साइड पे हुआ, फिर पहाड़ छोड़ के पीछे एक टाउन था, वहाँ पे क्या हो रहा था, उन लोगों की कहानी सुना रहा था। तो गॉड की तरह कहानी का जो नरेशन है वो आपको हर जगह पे लेके जा रहे हैं। अगले चैप्टर में आप किसी और की कहानी किसी और के थ्रू सुन रहे हो, इसको थर्ड पर्सन ओमनिसेंट बोलते हैं। सेकंड पर्सन थोड़ा रेयर होता है, एड्रेसेस द रीडर डायरेक्टली, यू वाला। हमने इसमें मिस किया ना, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, लेकिन सेकंड पर्सन भी होता है, लेकिन तुम ये वाली कहानी बहुत रेयर होती है और उसमें डायरेक्टली जब रीडर से बात की जा रही होती है। राइट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, द डीपर लेयर्स। प्लॉट में तो यही हुआ ना कि हीरो गया ख़जाने की तलाश में, रास्ते में कोई सांप था और बर्फ़ थी और आखिर में विन कर गया। लेकिन कई दफ़ा क्या नावल के अंदर होता ही डीपर मीनिंग है। सब्जेक्ट क्या था, वार थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वार पे कोई कहानी थी, थीम भी उसके अंदर वॉर डिस्ट्रॉयज इनोसेंस। कहानी के ऊपर तो हमने देखा कि वॉर के दौरान हीरो ने अपनी माँ को खो दिया, ठीक है, या उसका मुल्क ख़राब हो गया। लेकिन उसके अंदर क्या पता, कहानी के अंदर डीप एक मैसेज ये भी था कि जो लोग कभी हथियार नहीं उठाना चाहते, वेपन से किसी को नहीं मारना चाहते, लेकिन उनको इससे गो थ्रू होना पड़ा। देन देयर इज़ द सिम्बॉलिज़म। सिम्बॉलिज़म क्या होता है कि आपको मतलब बताई जाती हैं ऑब्जेक्ट्स जिनके कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं। जैसे सूरज निकला है, ऐसे टाइम पे जब हीरो बहुत अंदर फंसा हुआ है और बिल्डिंग के अंदर से निकल नहीं पा रहा, तो वो एक तरह की होप शो कर रहा है। ये सिंबॉलिक इसको दिखाया जा रहा है। कहानी के अंदर आता है कि सूरज की रोशनी उसके बंद कमरे के अंदर आ रही थी। देन देयर इज़ द स्टाइल। स्टाइल क्या है, डिक्शन, टोन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें आपने अल्फाज का क्या इस्तेमाल किया, अल्फाज को नेगेटिवली यूज़ किया, पॉजिटिवली यूज़ किया, उसके अंदर एक्साइटमेंट लाई, उसके अंदर थोड़ा सा एम्बिशियसनेस लाई, कुछ भी लाया, वो टोन आपने क्या क्रिएट की। एंड फिर बायसनेस भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, या हीरो की तरफ से ज़्यादा स्लाउच्ड हो। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी स्टाइल में आ जाता है कि शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, राइट। सो ये इसकी अंदर डीपर मीनिंग का डीपर एनालिसिस हम कर रहे हैं। इसके अंदर की लेयर्स हैं। कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस क्या है कि हाई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यूनिक प्रेमिस, इजीली समराइज्ड, व्हाट इफ, जुरासिक पार्क, तो अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता, तो ये इस तरह की आपको चीज़ों में लेके जा रहे होते हैं। कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं लोअर कॉन्सेप्ट्स, जो अंदर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, सटल होते हैं और स्लाइस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मतलब आपको कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं।
राइट। सो एनालिसिस का आसान सा टूल किट है, मतलब एनालिसिस अगर आपने करना हो, सो द एनालिस्ट टूल किट क्या है, हाउ टू रीड डीपली। आपने एज अ रीडर, गुड रीडर के तौर पर नावल को किस तरह अच्छा पढ़ना है, इसमें कॉन्टेक्स्ट देखना है कि राइटर ख़ुद कौन है, वो कहाँ से आया है, टर्किश है और टर्किश पॉलिटिशियंस और इस तरह कुछ लिख रहा है, उससे आपको समझ आएगी कि राइटर का अपना भी कुछ इसके पीछे प्रोपेगेंडा हो सकता है, थॉट हो सकती है। डीकंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, ब्रेक डाउन कैसे करना है कि आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ व्यू, हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है, विलन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है, एक नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंटरनल क्या है, कहानी के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है, ठीक है, जिसके लिए कहानी एंड तक जा रही है। नैरेटिव आर्क जो हमने पहले भी डिस्कस की कि उसको किस तरह नरेट किया जा रहा है, सुनाई कैसे जा रही है कहानी, कहानी का बिल्डअप कैसे है। सिंथेसिस क्या है, हाउ डू लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे आयरनी इस्तेमाल है, कई मतलब उल्टा सिचुएशन लेके आना, अपोजिंग सिचुएशन को एक्सप्लेन करना। फॉर शेडोइंग मतलब आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मेरा दिल कहता है था कि कुछ ऐसा होने वाला है इस घर में, अब वो आपको ऐसा ऐसा सस्पेंस लेके जा रहे हैं, उसमें हॉरर भी हो सकता है, उसमें कोई क्राइम स्टोरी भी हो सकती है। तो ये फॉर शेडोइंग है, आहिस्ता आहिस्ता सिंथेसिस किया जा रहा है ग्रेजुअली। इमेजरी मतलब वहाँ का माहौल कैसा बनाया जा रहा है, इमेजेस कैसे क्रिएट हो रहे हैं। राइट, सपोर्ट द थीम, थीम के साथ वो लिंक होते हैं नॉर्मली। थीसिस क्या है, फॉर्मुलेट एन आर्ग्यूमेंट अबाउट व्हाट द ऑथर इज सेइंग अबाउट द ह्यूमन कंडीशन। तो थीसिस है, कहानी के अंदर एक आर्ग्यूमेंट क्या था, क्या जंगें इंसान के अंदर की जो खूबसूरती है, उसकी इनोसेंस है, उसको दूर ले जाती हैं, उसके अंदर के क्रूएलिटी, बीस्ट मोड को ऑन कर देती हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है। आप कहते हो हाँ, तो इस पर पूरी कहानी चलती है और एंड पे शायद समटाइम येस होता है, समटाइम नो होता है। प्रो टिप इसमें हमेशा याद रखें कि डोंट जस्ट रीहैश द प्लॉट, राइट, एनालाइज हाउ द स्ट्रक्चर क्रिएट्स मीनिंग। ये नहीं है कि कहानी आपने प्लॉट देखा, यहाँ से शुरू यहाँ पे एंड हुई तो कहानी में ये सारा कुछ था, बल्कि देखें कहानी को स्ट्रक्चर कैसे किया गया है, कॉज एंड इफेक्ट कैसे क्रिएट किएंगे, उसी से मीनिंग बनता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा एनालिस्ट बनने की बहुत अच्छी एक समझ लें प्रो टिप है। Now, this is the final slide of this lecture and it tells the Hall of Fame masterpieces of the form। नॉवल के जो मशहूर जो है ना, फेमस किस्म के जो टाइटल्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ मैं आपको नाम लेके बताता हूँ और मे बी नेक्स्ट हम एपिसोड में इस पे डिटेल्स पे बात करें। सो द टेल ऑफ गेंजी पे जैसे हमने बात की, 11th सेंचुरी, डॉन क्विक्सोटे, ठीक है, ये सिटायर है, प्राइड एंड प्रेजुडिस मतलब इंग्लिश लिटरेचर के क्लासिक्स में से आता है, 1813 में आया था। मोबी डिक 1851, राइट, ये भी सिंबॉलिक है। देन देयर इज़ 1925 द ग्रेट गैट्सबी, इस पे मतलब काफ़ी कुछ मतलब सिनेमैटिक्स में बना हुआ है। अमेरिकन ड्रीम, ट्रेजिडी इस पे है। देन 1949 में 1984 आया था नावल जॉर्ज ऑरवेल का, ये पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा सेटेरिकल काम है। एंड देन फाइनली 1967 में अभी तक लास्ट फाइनल क्लासिक नावल जिसे हम कह सकते हैं 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, और ये मार्कीज़ का है, मैजिकल रियलिज्म से मतलब। सो आज के एपिसोड में ये सारा कुछ था कि लिटरेचर के अंदर नावल ख़ुद कैसा होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसके अंदर जो स्पेसिफिक टूल्स होते हैं कौन से इस्तेमाल होते हैं, वो रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सीख सकते हैं, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीख सकते हैं, इन्फ्लुएंस के हिसाब से भी सीख सकते हैं। तो ये सारे जो नावल हैं, दीज वर्क्स इंड्योर बिकॉज दे मास्टरफुली कंबाइन द बिग 5 एलिमेंट्स टू रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक कल्चरल मोमेंट्स। पीछे हमने जो 5 बिग एलिमेंट्स सीखे थे, तो ये नावल इस वजह से क्लासिक्स में आते हैं कि इन्होंने कल्चरल मोमेंट्स को स्पेसिफाई करके उस टाइम को बहुत अच्छा डिपिक्ट किया हुआ है। जैसे हमने पहले कहा था कि उसके अंदर एक रियलिस्टिक डिपिक्शन होती है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, क्या चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, अपना फीडबैक दें, और अगर आपने कुछ इसके अंदर से चेंजेस करनी है, कोई कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।